हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है बेसिक टूल्स ऑफ राइटिंग। और इस टॉपिक के तहत मैं ग्रामर यानी कि व्याकरण इंग्लिश ग्रामर की चर्चा कर रहा था। और पिछली अपनी वीडियो में मैंने आपसे पास्ट टेंस की चर्चा की, उससे पहले शायद प्रेजेंट टेंस की चर्चा की, यानी प्रेजेंट और पास्ट की चर्चा हो चुकी है। आज हम आपसे फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। ये बहुत अंग्रेजी का आधारभूत चीज़ है, लेकिन कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बड़े बड़े लेखन करते हैं तो विल बी और विल में क्या अंतर है, और विल बी गिवन में क्या अंतर है, उसके पैसिव में क्या अंतर है। तो फ्यूचर टेंस की पहचान जो है, फ्यूचर का जो पहला है, फ्यूचर प्रेजेंट कहते हैं उसको। इसको हम शॉर्ट में F1 लिखते हैं। F1 इसकी पहचान क्या है? गागेगी, हिंदी में कहते हैं हम लोग गागेगी, यानी राम आम खाएगा। मान लो उदाहरण, राम आम खाएगा। ये क्या हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। भविष्यकाल उसको कहते हैं जो घटना होने वाली, जो हो चुकी वो अतीत, जो हो रही है वो वर्तमान, जो होगी। तो इसके बनाने का तरीका क्या होता है? इसको मेथडोलॉजी कहते हैं, बनाने का तरीका, विधि। इसमें कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता ही है, अंग्रेजी का रूल है। आपका सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, केवल वर्ब में वेरिएशन क्या आता है? सेल बटा बिल प्लस V1। राम विल इट मैंगो, आई विल गो। ठीक है, पहले अंग्रेजी में आई शैल गो भी बोलते थे, वी शैल गो, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते, लेकिन आजकल सभी के साथ विल लगाते हैं। बहुत स्ट्रांग में शैल का प्रयोग अभी भी होता है। मैं जाऊंगा ही, आई शैल। कभी कभी उसको लोग ऐसे भी बोलते हैं, आई शैल एंड विल डू दिस, बट दैट्स ए एडवांस्ड ग्रामर। अभी हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रायः सब में विल लगा देंगे तो गलत नहीं। आई विल डू, वी विल डू, ही विल डू, सी विल डू, ऑल आर ओके। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह मैं पढ़ा रहा हूं। राम ईट्स, राम विल ईट मैंगो। कभी कभी ये बात भी अंग्रेजी में बच्चे गलत लिख देते हैं। विल लिख के जगह हैव लिख देंगे, अब सोचे मैं तो फ्यूचर लिख रहा हूं। आप लिखोगे हैव तो हम तो फ्यूचर कैसे मानेंगे? तो विल ईट मैंगो। ठीक है, सबसे सिंपल है फ्यूचर का। उसके बाद दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहते हैं, F2। इसकी पहचान क्या है? गा रहेगा, घी रहेगी आदि। कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता रहेगा। इधर पढ़ेगा, ये पढ़ता रहे। ठीक है, पढ़ता रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस है। ही विल कंटिन्यू टू स्टडी, ये भी इसकी अंग्रेजी होती है, लेकिन हम अभी ऑर्थोडॉक्स ग्रामर की बात कर रहे हैं। इसको उदाहरण, राम आम खाता रहेगा। उदाहरण, सरल उदाहरण, एक ही उदाहरण लेके चल रहा हूं ताकि लास्ट में हम सब हिप अप कर दें। राम आम खाता रहेगा। इंग्लिश, राम विल बी। ओ, बनाने का तरीका पहले देखो।
बनाने का तरीका इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बटा विल प्लस बी प्लस V5, ये इसका वर्ब में वेरिएशन है और ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, ये लिख लो। तो राम विल बी ईटिंग मैंगो, राइट? आई विल बी कमिंग टू यू, मैं आऊँगा, उसमें भी भाव आ जाता है। आई विल बी कमिंग टू यू, आई विल कम टू यू, आई विल बी कमिंग टू यू, मतलब आई विल बी रीचिंग यू, कमिंग यू, आई विल बी कमिंग टू यू। जैसे मैं यहाँ से पहुँच रहा है, दिल्ली जा रहा हूँ, तो अपने फ्रेंड को आई विल बी कमिंग टू यू, आई विल कम टू यू से ज़्यादा अच्छा लगता है आई विल बी कमिंग टू यू, बिकॉज आई एम कमिंग, सो आई विल बी कमिंग टू यू। तो कंटिन्यूअस उसमें मिक्स्ड हो गया फ्यूचर के साथ, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आई विल बी कमिंग टू यू और आई विल कम टू यू, भाव एक ही है लगभग, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी का भाव है, इसलिए थोड़ा सा हेयरलाइन डिफरेंस हो जाता है। फ्यूचर का 2 ही प्रयोग में ज़्यादा होता है, तीसरा कम प्रयोग होता है। तीसरा का काम पहले से चल जाता है और चौथा का काम दूसरे से चल जाता है, ठीक है? इसलिए उसको हम छोड़ सकते हैं, फिर भी मैं सिद्धांत रूप में आपको बता सकता हूँ। प्रयोग कम होता है, हम भी नहीं करते, कहीं कहीं करना पड़ जाता है। जैसे विल हैव इटन, राम विल हैव इटन मैंगो, राम आम खा चुका होगा, ठीक है? चुका होगा, विल हैव इटन मैंगो, चुका होगा की जगह हम चुका है ही चुका बोल देते, तो उसको हम दूसरे रूप में भी कर लेते, चुका होगा, संभावना आ जाती है, तो उसका थोड़ा रूप बदल जाता है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, ये 3 नंबर और 4 नंबर आप छोड़ सकते हैं। बहुत जिसको शौक हो थोड़ा पढ़ लो, फॉर्मूला उसका यही होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, शैल बटा बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 5। लेकिन इससे कैसा फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा वो व्यवहार में नहीं आता। बहुत पहले ज़माने में लोग इसको यूज़ करते थे, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में F1 और F2 ही चल रहा है, लेकिन F1 F2 को मिक्स भी कर देते। मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, आई विल बी कमिंग टू यू, आई विल बी रीचिंग यू और आई विल रीच यू, बोथ आर सेम, बट सिंस आई एम ट्रेवलिंग सो आई से आई विल बी कमिंग टू यू, ठीक है? किसी के यहाँ देर बाद में जाओगे, महीने भर बाद जाओगे तो आई विल कम टू यू, बट ये दोनों भी एक दूसरे को रिप्लेस करता है, इसलिए फ्यूचर में ज़्यादा आपको झंझट नहीं है, प्रेजेंट पास्ट में ज़्यादा है, ठीक? तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम, वैसे तो ग्रामर में और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको टेंस की बहुत बेसिक जानकारी दिए, चूँकि आप अभी 10+2 करके आए हैं और कई बच्चे तो बिल्कुल ग्रामीण स्कूल से भी आए हैं जहाँ अंग्रेजी ज़्यादा विकसित नहीं होता, इसलिए मैंने इसकी आवश्यकता महसूस की। अब अगला टॉपिक है आपका स्पेलिंग। स्पेलिंग तो आपका प्रैक्टिस से ही सुधरेगा। स्पेलिंग एक लेटर गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ। देयर THERE और देयर THEIR दोनों में बड़ा फर्क है ना। कई होमोफोन्स होते हैं जिसकी आवाज़ एक जैसे होती है, कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसके स्पेलिंग में हल्का सा वेरिएशन हो जाए तो पूरा ही बदल जाता है। तो हमें एक एक स्पेलिंग को चेक करना होता है। जब हम डिक्शनरी से कोई वर्ड को सीखते हैं तो उस समय स्पेलिंग और लिखिए, चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए, ये प्रैक्टिस से ठीक होता है और इसमें हम डिक्शनरी का ही प्रयोग करते हैं। ग्रामर में कोई रूल नहीं स्पेलिंग का, ठीक है।
चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे अंग्रेजी ग्रामर, जैसे जो शब्द की जो अपनी व्यक्तित्व है वो उसी रूप में चलेगी। उसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर, कॉमा, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, सेमी कॉलन कॉमा, और कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में आता है सेमी कॉलन। सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन अगले से बहुत ज़्यादा उसका लगाव है तो सेमी कॉलन देना पड़ता है, और कंप्लीट हो गया तो फुल स्टॉप देना पड़ता है, और पूरी बात कंप्लीट हो गई तो पैराग्राफ बदल जाता है। तो इसके अलग अलग स्टेप्स हैं जो आप पंक्चुएशन की किताब में पढ़ेंगे। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं अरे कॉमा छूट गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया, एक बिंदी छूट गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। चिंता पर से बिंदी हट गई तो चिता हो गया, कुंती पर से बिंदी हट गई तो क्या हो गया, बताने की भी ज़रूरत नहीं। उसी तरह रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों के भाव बदल गए, ठीक है ना। होमोफोन्स में भी होता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अभी एक सेंटेंस है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जैसे बोलने में भी देखिए कॉमा का तो फर्क बहुत होता है, बोलने में भी हम कहते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब इसमें आप इस पर दोनों, सबकी अंग्रेजी एक ही है, इसी को आप इस पर जोड़ दे के देखो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, इसका अलग अर्थ है। और इस पर जोड़ दे दो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसका अर्थ अलग हो गया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। एक मैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, एक में है कि मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, दोनों में फर्क हो, खाली बोलने का अंदाज बदल गया। और तीसरा में है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, फर्क हो गया, तीनों के अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस, डिस्पाइट बीइंग द सेम सेंटेंस, ड्यू टू वेरिएशन इन योर वॉइस देयर इज ए चेंज इन द मीनिंग, राइट, ये अंतर हो जाता है। तो उसी तरह हमारे स्पेलिंग की भी, कॉमा की भी अशुद्धि अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को कई उदाहरण पहले भी दिया है, तो बार बार एक ही चीज को। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अगेन इट रिलेट्स टू ग्रामर, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, सबके ग्रामर होते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कि क्या हम वर्ब यूज़ करें, क्या एक्सिलरी वर्ब यूज़ करें, क्या वर्ड डालें ताकि मेरी वाक्य प्रभावी भी हो और सही भी हो और सटीक भी हो। क्योंकि पूरे विश्व में भाषा अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी की बात करें तो एक जैसा चलता है लगभग, थोड़ा बहुत वेरिएशन है अमेरिकन और ब्रिटिशर्स में, फिर भी हमारे भारत में एक जैसा अंग्रेजी है। कहीं कहीं आजकल अमेरिकन अंग्रेजी भी आ गया, खास करके कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के कारण। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है, हैविंग कॉमन मीनिंग। आप ये नहीं कि विल की जगह हैव लिख दोगे तो अगला वो आपका अर्थ समझ जाए। विल मीन्स विल, हैव मीन्स हैव, नो मीन्स नो, नो का मतलब नो होता है। इट हैज़ नो अदर मीनिंग। इफ आई से नो, इट हैज़ नो अदर मीनिंग दैन नो। लुक अप द डिक्शनरी, कहते हैं बच्चे कहते हैं नो, नहीं सर कर दो, नो, नो मीन्स नो, इट हैज़ नो अदर मीनिंग, लुक अप द डिक्शनरी, ऐसे डांटते हैं। तो नो, सो द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज कॉमनली एक्सेप्टेड इन ए पर्टिकुलर जोन एरिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक ही है लगभग, वर्ड्स बेशक हम वैरायटी यूज करते हैं, ग्रामर वही है, स्ट्रक्चर वही है सेंटेंस का, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी मेरा अगला टॉपिक आ जाएगा, ये टॉपिक समाप्त हो गया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है
कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमसे सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।